बच्चेदानी का ऑपरेशन हिस्टेरेक्टोमी बहुत कॉमन ऑपरेशन है। एक कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरेक्टोमी सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी के बाद क्या क्या हमको सावधानी बरतनी होती है, क्या क्या काम नहीं करना होता है, क्या खाना होता है, कब रिकवरी होगी, कब नौकरी पे जा सकते हैं, कब ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कब इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ कि हिस्टेरेक्टोमी बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन होता है, क्या उसके बाद 2 महीना 3 महीना आराम करना होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन फीमेल्स के दिमाग में यही होता है, क्योंकि अमूमन वो एज ऐसी होती है कि बच्चों का 10th या 12th का एग्ज़ाम होता है और माँ को बच्चों की ज़्यादा चिंता होती है। जी, तो बच्चेदानी के ऑपरेशन जिसको हम हिस्टेरेक्टोमी की बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं बोलते कि कंप्लीट आराम करना है। हम अपने सारी ही वीडियोस में यही समझाते हैं कि आपको रेस्ट करना है, लेकिन बेड रेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना कोई भी सर्जरी के बाद अगर फीमेल जितना अपने आप को एक्टिव रखेगी, मोबिलाइज करती रहेगी, उतनी ही उनकी जल्दी रिकवरी होती रहेगी। तो जैसे हमने अपनी हिस्टेरेक्टोमी वाली वीडियो में भी बताया कि 3 प्रकार से हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। एक होता है वजाइनल, जिसमें पेट पे बिल्कुल टाँके नहीं आते। एक होता है टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें पेट पे 4-5 टाँके आते हैं, दूरबीन से जो करते हैं लोग लेज़र बोलते हैं। और एक होता है एब्डोमिनल, जिसमें एक टाँके वाला ऑपरेशन होता है, जिसमें हम लोग हाथ से ऑपरेशन करते हैं। तो क्या ये रिकवरी ऑपरेशन के टाइप पे डिपेंड करती है कि वजाइनल में कम हो, लैप्रोस्कोपी में कम हो, एब्डोमिन में ज़्यादा हो, टाँके आए हैं तो ज़्यादा तकलीफ होगी, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पेशेंट भी आके ये पूछते कि कौन सी टाइप की सर्जरी करानी चाहिए। कौन सी टाइप की सर्जरी कराना चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका केस क्या है। अगेन सर्जरी कौन रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटिंग सर्जन, ये तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डॉक्टर कर रहा है और उनको अपने कौन से टाइप ऑफ सर्जरी में वो एक्सपर्टीज है उनकी। अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक हो, वेजाइनल हो और एब्डोमिनल जैसे टाँके वाली सर्जरी हो, तो उनमें हम हमेशा 4 to 6 वीक्स की बात करते ही हैं। क्योंकि कोई भी जो टाँके लिए जाते हैं, जिन थ्रेड्स से वो टाँके लिए जाते हैं और उनकी जो ओवरऑल टिश्यूज़ की जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें मिनिमम 6 वीक्स का टाइम लगता ही है, मतलब 1.5 महीना आप समझ के चलिए। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी में ऐसा बोलते हैं कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, उसमें टिश्यूज़ को सर्जन टच नहीं करता है अपने हाथों से, ना मॉप का यूज़ करते हैं, तो उसमें माइक्रो सर्जरी के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होने के चांसेस थोड़े से बेटर रहते हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपी के अपने अलग डिसएडवांटेजेस भी होते हैं थोड़े बहुत। पेट के अंदर गैस भरी रहती है तो शोल्डर टिप पेन रहता है, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली होती है, जनरल एनेस्थीसिया में करा होता है, तो हफ्ता 10 दिन तक थोड़ा गले में दुखता है, बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। 4 टाँके में उसमें फिर भी दुखता है। लेकिन अगर कोई एक अच्छा सर्जन जिसने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के प्रिंसिपल्स के साथ माइक्रो सर्जरी का प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के साथ एब्डोमिनल सर्जरी की है, तो मोर और लेस सबके रिजल्ट्स सेम ही होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने आज हिस्टेरेक्टोमी की, तो पहले एक दिन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव हम हिस्टेरेक्टोमी में क्या केयर करते हैं अपने यहाँ पर। जी, हम लोग यहाँ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी की बात कर रहे हैं, टाँके वाले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो सर्जरी के 4 to 6 आवर्स के अंदर ही पेशेंट को हम बिठा देते हैं, लाइक उनका हेड अप कर देते हैं। और अगर उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिप्स ऑफ वाटर भी हम उनको स्टार्ट करते हैं। मैं सिप्स थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम 1-1 घूंट पानी उनको पिलाना शुरू कर देते हैं। उनके पाँव की उंगलियां चलाने का बोलते हैं, क्योंकि यहाँ स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात हो रही है तो उनके पाँव में इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। पाँव की उंगलियाँ चलाने का बोलते हैं और उनको फिर धीरे धीरे कोई भी लिक्विड्स, क्लियर फ्लूइड्स हम उनको देते हैं, जो इमीडिएटली 4 to 6 आवर्स आफ्टर सर्जरी हम ये चालू कर देते हैं। तुमने बोला कि 4 से 5 घंटे के बाद हम लोग पानी चालू कर देते हैं जी। पेशेंट को। खाना इमीडिएटली कब से चालू करेंगे, कैसा कैसा चालू करेंगे और सेकेंड डे क्या रहता है? तो अभी हम डे ऑफ सर्जरी की बात कर रहे हैं, जब हमने उनको सिप्स ऑफ वाटर चालू करा है, हाथ पैरों की उंगलियां चलाने का बोला है और पेशेंट इज़ फीलिंग फाइन।
और अभी अभी थोड़े बहुत उनको स्लो आईवी फ्लूइड्स भी चालू रहते हैं। तो पहले दिन तो डाइट हम नहीं एडवाइस करते हैं। कई बार ये हम कुछ फ्लूइड्स उनको दे सकते हैं, कोई भी क्लियर जूस वगैरह हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका कंडीशन कैसा है। और साथ में क्या है, इस एज ग्रुप में कई बार डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वो सब देख के उनको फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड डे से अगर वो उनकी रिकवरी अच्छी है, उनको कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग फोलिस कैथीटर, जो उनकी पेशाब की जगह जो नली लगी हुई होती है, उसको रिमूव कर देते हैं, उनको तैयार करवा देते हैं, स्पंजिंग करवा देते हैं, और उनको फिर हम बिठाना शुरू करते हैं। मे बी वो बेड पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, थोड़ा बाथरूम तक जाते हैं, थोड़ा उनको हाथ पकड़ के मोबिलाइज करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम चालू करते हैं। और नेक्स्ट डे से अगर उनकी पूरी तबीयत अच्छी है तो हम उनको क्लियर नींबू पानी हुआ, नारियल पानी हुआ, मे बी कोई चाय, कॉफ़ी वगैरह जैसी चीज़ें किसी को अगर पसंद है, मतलब थोड़ा दूध जैसा, ऐसे कोई गर्म चीज़ें, लिक्विड चीज़ें हम उनको नॉर्मल चालू करते हैं। मतलब सेकेंड डे हम लोग पेशेंट को ऑफ आईवी फ्लूइड्स कर देते हैं, ऑफ कैथेटर कर देते हैं, अर्ली एम्बुलेशन कर देते हैं, पेशेंट चल सकता है, पेशेंट मोर और लेस प्री ऑपरेटिव जैसा हो जाता है एक्सेप्ट फॉर पेन। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने पेशेंट को सेकेंड डे इवनिंग या थर्ड डे मॉर्निंग डिस्चार्ज कर दिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर पे जाके पेशेंट को खाना क्या है? जी, घर पे जाके देखिए 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो रहा है, और घर पे जाके उनको जो खाने पीने का हम यही समझाते हैं कि आपको ऐसा खाना खाना है फ्रेशली कुक्ड और जो आराम से पचे, हल्का पचे। कोई भी भारी चीज़ें जैसे कठोर हुए, रोटला हुआ, ये सब हम अवॉइड करने का बोलते हैं। बेसिकली जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ओट्स हैं, या जो भी उनको सूट होते हैं। और सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द सीज़न आप लीजिए। और गरम सूप है, पतली मूंग की दाल का सूप जैसा है, सब चीज़ लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में लीजिए, फ्रेशली बनाइए, थोड़ा खाइए, एट अ टाइम कम खाइए ताकि वो आपको पचे। और आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं वो देखना है। सीजनल फ्रूट्स वो खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, एक साथ बहुत सारा नहीं खाते। और अगर वो चलने फिरने लग गए हैं, उनको मोशन हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, तो हम रोटी भी खाने का एडवाइस करते हैं। बट सब कुछ धीरे धीरे और चालू करना है, और धीरे धीरे कैसे उनको सूट हो रहा है वो दिखना है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो क्या वो लोग नॉन वेज खाना खा सकते हैं? नॉन वेजिटेरियन वगैरह तो एक हफ्ते के लिए अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अगर वो एक्टिव है, मोशन पास हो रहा है, तो एग वगैरह खा सकते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि पहले आप अपना डाइजेशन देखिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगेगा तो आपको टाँके दुखेंगे, आपको लेटरिन में जोर करना पड़ेगा। कई बार 5 to 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स भी चालू रहती है उनको, उसकी वजह से भी उनको फिर गैस एसिडिटी होने लगता है। तो नॉन वेजिटेरियन वगैरह पहले 1 वीक में तो हम अवॉइड ही करने का बोलते हैं। नॉर्मली मैं इसका अगला पॉइंट में आने वाला था, सपना ने बोल दिया। हम लोग ऑपरेशंस के बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हो, पेन किलर देते हैं ताकि पेशेंट को पेन नहीं हो 5 to 7 डेज़ के लिए। अब ये दवाइयों के कारण भी नॉर्मली गैस एसिडिटी, घबराहट होती है। और नॉन वेजिटेरियन का जो कुकिंग मेथड होता है उसमें हैवी स्पाइसेस और डीप फ्राइंग होता है, तो उसके कारण भी गैस एसिडिटी हो सकती है, तो पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए फर्स्ट 7 to 10 डेज़ यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं। वो ब्रॉथ, बोन ब्रॉथ या फिर सूप वूप ले सकते हैं, पर ट्राई करें कि थोड़ा सा खाने का अवॉइड करें। अच्छा ये बताओ, कितना चल सकते हैं, कब से चल सकते हैं और कैसे चल सकते हैं? जहाँ तक चलने की बात है तो ऑपरेशन के सेकंड डेज हमने जैसे ही उनका कैथेटर निकाला है, हम उनको चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि पेशेंट को पेन होता है, उनको वीकनेस लगती है, तो पहले थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोई भी स्टाफ या रिलेटिव के साथ थोड़ा सा चलते हैं। अपने आप को असेस करते रहना पड़ रहा है। अगर उनको चक्कर आ रहे हैं या कोई तकलीफ हो रहा है तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन माइंड में ये बनाना है कि हमको जल्द से जल्द एक्टिव हो जाना है और चलना शुरू कर देना है। और जैसा कि पेन की बात है, तो शुरू के 1 वीक तो पेन हर दिन उनका 10 to 15% कम होता जाए। कोई भी सर्जरी होगा, पेन तो होता है, पहले दिन सबसे ज़्यादा होता है, और हर दिन उनका 5 से 10% पेन उनका कम होता जाएगा। और जितना वो अपने आप को मोबिलाइज करते जाएंगे, वो अपने बिजी भी हो जाएंगे और उनका पेन भी उनको कम महसूस होगा। अच्छा ये बताओ कि टॉयलेट कौन सा यूज़ करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट के वेस्टर्न टॉयलेट? वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अभी उनको टाँके हैं, नीचे बैठने में उनको तकलीफ हो सकती है। कई बार 45 to 50 या 55 की एज में घुटने की भी प्रॉब्लम होती है, वो वैसे भी बैठ नहीं पाते हैं। तो वेस्टर्न टॉयलेट की प्रेफरेंस ज़्यादा है पहले 4 to 6 वीक्स के लिए।
वेस्टर्न टॉयलेट पे भी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 सेंटीमीटर हाइट का एक स्टूल, फुट स्टूल रख दें और पैर जैसे इंडियन टॉयलेट में एक्यूट पोजीशन में होते हैं वैसे करके बैठें तो उसमें स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। ट्राई करना है कि स्ट्रेन नहीं करना पड़े। स्ट्रेन ना करने के लिए जैसे सपना ने बोला कि हमको हाइड्रेशन इनफ रखना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं और हल्का खाना खाना है। नीचे ज़मीन पे कब बैठ सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में, अरे नीचे क्रॉस लेगेड पोजीशन में आलती पालती मार के ज़्यादा बैठते हैं, कब बैठ सकते हैं? नीचे ज़मीन पे बैठने हम लोग 6 वीक्स के बाद ही बोलते हैं। इस सारे ही समय में हम उनकी रिकवरी को एनालाइज कर रहे हैं। 15 दिन के बाद हमको स्टिच के लिए जब बुलाते हैं तब भी उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। इसे नीचे बैठने का तो 6 वीक्स तक टोटली अवॉइड करना है। 6 हफ्तों के बाद आपकी कैसी रिकवरी, आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना हल्का काम जो है वॉकिंग कर रहे हैं, घर के सारे कामों में एक्टिव हो रहे हैं और उसके बाद आपको ये प्रोसेस चालू करना है। किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी पे जाना है, हमने सेकंड डे उसको डिस्चार्ज किया तो वो सीढ़ी पे जा सकती है अपने घर पे? जी, लिफ्ट नहीं है और सीढ़ी का उपयोग करना है तो बिल्कुल करा जा सकता है। कई बार ये एब्डोमिनल बाइंडर्स भी हम एडवाइस करते हैं। बेल्ट बांध के आप आराम से चढ़ सकते हैं। किसी के पास बेल्ट नहीं है तो वो ओढ़नी जैसा कोई भी कपड़ा, टॉवल ये भी बांध सकते हैं। उससे उनको सिर्फ टांकों पे सपोर्ट मिलता है। एक बार जाना है, एक बार चढ़ जाइए, बार बार चढ़ उतर नहीं करना है। अगर 2 या 3 फ्लोर चढ़ना है तो आप चढ़ के बीच में स्टूल रख के बैठ सकते हैं, फिर आप चढ़ सकते हैं। आराम से जाना है, आराम से चढ़ना है, बार बार चढ़ उतर नहीं करना है। मैं बाद में क्वेश्चन पूछने वाला था एब्डोमिनल बाइंडर का, आपने अच्छा किया बता दिया। हम लोग हमारे पेशेंट्स को रूटीनली एब्डोमिनल बाइंडर देते हैं। पहली बात क्यों देते हैं उसका आप कारण बताओ। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद क्या हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम उसके दूसरे फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सर्जरी हुई है और हम मोबिलाइज करने का बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी केयर करना बंद कर दें। आपको कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है। हैवी वर्क का मतलब है कि ऐसा काम जिसमें पेट में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। जैसे रसोई का काम कर रहे हैं तो आटा नहीं गूंदना है, रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि इसमें पेट में प्रेशर बढ़ रहा है। नीचे इसलिए नहीं बैठना है क्योंकि जब आप नीचे बैठेंगे तो पेट में प्रेशर पड़ेगा, टाँकों पे जोर पड़ेगा। ऐसे इंडियन टॉयलेट में भी जब आप स्क्वैट्स करते हैं तो फिर से कोर मसल्स वहाँ पे काम करते हैं और वहीं पे एक्चुअली आपका टाँका लिया हुआ है, आपको पेन भी होगा। तो ये सब अवॉइड करना है क्योंकि भाई टाँके हील नहीं हुए। कोई भी टाँके जो स्टिचेज है उनको हील होने में मिनिमम 6 to 8 वीक्स लगते हैं। इसमें अलग अलग लेवल पे हीलिंग होती है। स्किन के स्टिचेस होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट लेयर होती है, मसल की लेयर होती है और एक अंदर के टाँके होते हैं जहाँ पे हमने अंदर स्टिचेस लिए। तो इन सारे ही टाँकों को घुलने में टाइम लगता है, इसलिए अपनी केयर उनको कंप्लीट करनी है और सब टाँकों को घुलने का अलग अलग समय है। कोई भी कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जैसे हमने खांसा तो पेट बाहर आएगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उसमें टाँकों के हीलिंग में तकलीफ हो सकती है। या फिर हमको वॉमिट हुई, या फिर हमने लैट्रिन में जोर किया, हमको एक दिन स्टूल पास नहीं हुआ उसमें, या फिर हमने गलती से किसी छोटे बच्चे को गोदी में उठा लिया या फिर बाल्टी उठा ली, तो ऐसे चीज़ें तो नॉर्मली अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन खांसी उल्टी आदमी अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग एक बाइंडर देते हैं। बाइंडर क्या करता है, बाहर से आपको एक सपोर्ट देता है और काउंटर ट्रैक्शन देता है ताकि आपको एक्स्ट्रा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा हमारे एक्सपीरियंस में पोस्ट ऑपरेटिव पेन में बाइंडर पहनने से काफ़ी रिकवरी मिलती है, इसलिए हम लोग 3 months कंटिन्यूस पेशेंट को बाइंडर पहनने का बोलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन था कि क्या नहीं करना चाहिए, आपने उसका जवाब दे दिया। कितने दिन तक रेस्ट करना चाहिए, कोई वर्किंग फीमेल हो तो वो अपने जॉब पे कब दोबारा जा सकती है? अगर डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, कई बार फीमेल्स हमको पूछती हैं कि हमको कितने दिन की छुट्टी लेनी है अपने जॉब पे से, तो हम लोग कहते हैं हफ्ते 10 दिन के बाद वो अपना वर्क चालू कर सकते हैं। पहला 8 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें उनका रिकवरी, अगर उनको रेगुलर मोशन पास हो रहा है, वो एक्टिव हैं, घर पे अपना हल्का हल्का काम कर पा रही हैं और हाउ शी इज़ फीलिंग, वो पर्सनली खुद कैसा फील कर रही हैं, और उसके बाद वो दे कैन टेक अ कॉल कि 10 से 12 दिन के बाद वो अपना, मैक्सिमम 15 दिन के बाद वो अपना काम चालू कर सकते हैं। बट हमारी तरफ से तो जैसे ही उनको अच्छा लगना शुरू होता है, अगर बैठ के करने का काम है तो आराम से वहाँ वर्क प्लेस पे जाके काम कर सकते हैं। ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस रीज़न के लिए हिस्टेक्टोमी की है।
अगर पेशेंट को मैसिव ब्लीडिंग हो रही थी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनीमिया था तो थोड़ा सा हम लोग रिकवरी टाइम ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन पेशेंट डिस्मेनोरिया या सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता था, हर पीरियड के साथ पेन होता था, उसके लिए हमने हिस्टेक्टोमी किया तो उसकी रिकवरी जल्दी आ जाएगी। पेशेंट को प्रीवियस 3 सीजर है, बड़ा यूट्रस है, बड़ा ऑपरेशन किया है तो शायद रिकवरी जल्दी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मोरलेस जैसा सपना ने बोला 90% फीमेल्स में 12 to 15 डेज़ के अंदर आप 80 to 90% तैयार हो जाते हैं अपने काम पे जाने के लिए। अभी हमने दिवाली के पहले एक पेशेंट का सर्जरी किया, वो दिवाली की छुट्टी के बाद उन्होंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया था, अपने हॉस्पिटल में ही वो काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। दूसरा, जितना आप चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे लोगों से मिलेंगे उतना आपको दर्दी वाली फीलिंग, पेशेंट वाली फीलिंग कम आएगी, रिकवरी आपका अच्छा रहेगा। आपने बताया अंदर के टाँके हील होने में 4 to 6 वीक्स लगते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को हिस्टेक्टोमी करने के बाद भी कुछ स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता रहता है, उसका क्या कारण है? क्या हमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? देखिए, जो यूट्रस निकालने के बाद जो वेजाइनल वॉल्ट होती है उस पर स्टिचेस लिए जाते हैं और यही कारण है कि कई बार उनको ये स्पॉटिंग होती रहती है और उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और वो भी आपको गाइड करते ही हैं कि भाई टाँकों को हील लेने में, जो स्टिचेस है उनको हील होने में 4 to 6 वीक्स लगेंगे और उसके बाद वो स्पॉटिंग बंद हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो तो चिंता नहीं करना है, 15-20 डेज़ मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर बंद हो जाता है। अगर हैवी ब्लीडिंग हो, चक्कर आ रहे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। अच्छा, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेशेंट पूछता है कि खट्टा खाएं, दही खाएं। ये आप आज के लिए फाइनल क्लियर कर दो, दही खा सकते हैं, खट्टा खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं? जी, जहाँ तक दही की बात है तो दही बहुत ही वंडरफुल प्रोबायोटिक है। ठीक है। और कोई भी अगर फीमेल की सर्जरी हुई है तो हम लोग चाहते हैं कि उनके बॉडी में प्रोबायोटिक जाए, क्योंकि उनको अभी हमने एंटीबायोटिक्स जा रही हैं। जो एंटीबायोटिक्स भी होती है वो बॉडी के गट माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं, तो प्रोबायोटिक बहुत अच्छा है। इवन ओरल दवाइयों में भी कई बार हम प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं। लेकिन अगर किसी को दही से कोई पर्टिकुलर तकलीफ है कि उनको इंडाइजेशन हो जाता है या उसको खाने से उनको सर्दी हो जाती है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से फुल कंप्लीट गो है कि आप दही खा सकते हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि दही फ्रिज का नहीं खाना है। आप फ्रेश सुबह दही जमाइए, घर का जमाइए और दोपहर में जब वो रेडी हो जाता है तब खाइए, तो ये आपकी बॉडी को सूट करेगा। और इसको आप नाइट टाइम में, डिनर टाइम में अवॉइड करिए। धूप के समय 11-12 जो लंच के समय का टाइम है, जब आप खाएंगे तो आराम से पचेगा, क्योंकि उस समय आप एक्टिव है और मूव कर रहे हैं। नींबू की जो बात है, विटामिन सी, अगेन नींबू पानी हम कई बार बोलते हैं पीने का। पेशेंट बोलते हैं अरे खट्टा खाएंगे तो टाँके पक जाएंगे। तो अगेन विटामिन सी भी टाँकों की जो रिकवरी है, हीलिंग, कोई भी टाँके बॉडी में या कोई भी घाव अगर बॉडी में है तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हील करने में। और विटामिन सी सिर्फ नींबू में ही नहीं होता है, ऑरेंजेस हुए, संतरा की जो हम बात करते हैं इसमें भी होता है विटामिन सी। कई सारे हमारे दूसरे फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, इनमें भी विटामिन सी होता है। तो ये विटामिन सी जो रिच डाइट है, और विटामिन सी की चूसने की गोलियां भी आती है, तो ये सारी चीज़ें टाँकों को हिल करने में हेल्प करती है। लेकिन कई बार कुछ लोगों को नींबू पानी से गला खराब हो जाता है, कई बार उनको घुटने में दर्द हो जाता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। विंटर बहुत ज़्यादा है, आपको ठंडा लग रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली यही बात केले के लिए भी होती है कि केला खाया तो सर्दी हो रही है। अगर आपको वो चीज़ आपने पहले खाई हुई है, आपको सूट हो रही है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी आपकी यूरिन को भी क्लियर करेगा। सर्जरी के पहले हमने आपको पेशाब की जगह नली डाली थी, तो कोई भी जगह अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ डालेंगे तो 8-10 दिन तो तकलीफ होने ही वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका हाइड्रेशन, नींबू पानी आपके यूरिन को भी क्लियर करेगा। तो हमारी तरफ से नींबू पानी हुआ, दही हुआ, केला हुआ, ये सब खा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। बहुत बार बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, कभी गैस हो जाती है, कभी पेट में चूक आती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्यों होता है, दूसरा ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो उनको फिर जोर करना पड़ेगा और पेट नहीं साफ होगा तो फिर वापस से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी अभी सर्जरी हुई है तो आप इतने एक्टिव भी नहीं है, तो आपका जो मोबिलाइजेशन है आप इतने कम चल रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के सिंपल, जैसे घर के बने हुए दाल चावल है जो ईजिली डाइजेस्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स, कच्चे सलाद, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब हैवी, दे आर नॉट वेरी ईजी टू डाइजेस्ट। इसलिए हल्का खिचड़ी है, दाल चावल है, दही
काबुली चावल है, और भी आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गए, जो थोड़ा सा बाउल के फॉर्म में खाना चाहिए, सेमी लिक्विड रखना चाहिए। वेजिटेबल्स डालिए, कुकर में थोड़ा उनको ज़्यादा पकाइए ताकि अच्छे से सीटी आ गई तो आप उसको चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेट को भी डाइजेस्ट करने में आसान रहेगा। फाइबर वाला खाना है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपका पेट क्लीन होता रहे। कुछ नर्व्स होती हैं जो बॉवेल आंतड़े को सप्लाई करती हैं, वो यूट्रस को भी सप्लाई करती हैं। जब यूट्रस को रिमूव करते हैं तो उस नर्व्स का इनएडवर्टेंट डैमेज होता है, इसलिए मोस्टली पेशेंट्स में थोड़ा सा बॉवेल डिसफंक्शन 6 वीक्स के लिए रहता है मोस्टली, लेकिन वो फिजिकल इनएक्टिविटी और लॉस ऑफ फ्लूइड, डिहाइड्रेशन के कारण रहता है। एक बार फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम हो जाए, प्रॉपर डाइट रिज्यूम हो जाए, लिक्विड रिज्यूम हो जाए तो वो सारा क्लियर हो जाता है। स्टूल सॉफ्टनर भी हम लोग 6 वीक्स के लिए देते हैं। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, लेटना चाहिए? क्या वो पेट के ऊपर लेट सकता है, या एक साइड पे सोना चाहिए, या प्रोन बैक पोजीशन में सोना चाहिए? कैसे सोना चाहिए? पेशेंट को सीधा सोना चाहिए, टांके के ऊपर नहीं, उल्टा नहीं सोना चाहिए, वो अवॉइड करना है। वो कोई भी बाजू सो सकते हैं, राइट सो सकते हैं, लेफ्ट सो सकते हैं, या सीधा सो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब वो लेट के बैठ रहे हैं, मतलब सो के जब वो उठ रहे हैं, तो हमेशा एक साइड में टर्न होके हाथ से बिस्तर पे सपोर्ट लेके आप उठिए ताकि आपके टांकों पे एकदम जोर नहीं पड़ेगा, उस समय आपको अचानक से पेन नहीं होगा। और स्लोली उठना चाहिए। और स्लोली उठना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, नीचे पेशेंट बैठ कितनी देर तक सकता है? ऐसा है कि 2 घंटे कंटिन्यूस बैठ सकता है, या फिर ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, या कहीं भी सीट चेयर पे, या फिर लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रहना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बैठिए, खड़े रहिए, चलिए, आप अपने आप को असेस करते जाइए। आपकी रिकवरी, आपको कितना फिट लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, उस हिसाब से आप अपने आप को असेस करते जाइए और काम करते जाइए, बैठते जाइए, आराम करते जाइए। अच्छा, नीचे झुक सकते हैं? बेंड करके कोई चीज़ नीचे गिर गई हो तो कैसे ले सकते? वो भी अवॉइड करना है। बेंड, हमको नीचे नहीं झुकना है क्योंकि फिर से टांकों पे जोर पड़ेगा। वो भी हम लोग 6 वीक्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई है और अभी आपकी सर्जरी हो तो किसी और को बोलिए उठाने के लिए। और अगर आपके महीना भर हो गया है तो आप घुटनों से मोड़ के धीरे से उसको लीजिए, कमर से बेंड होके नहीं लेना है। हमने सर्जरी कर दी, पेशेंट 10 दिन 15 दिन के बाद स्टिचेस के लिए भी आ गया, सब अच्छा है। उसके बाद हम कुछ पेशेंट को कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, क्यों देते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मोस्टली ये जो हिस्टेरेक्टमी की जो एज ग्रुप होती है लगभग 45 से 55 या 55 प्लस होती है। ऑलरेडी ये मेनोपॉज की एज ग्रुप है और मेनोपॉज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 365 दिन उसकी ज़रूरत है उसके एडिक्वेट डोज में। तो कोई भी हिस्टेरेक्टमी के बाद हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी का टाइम टू टाइम सप्लीमेंट रेगुलरली लेते रहना चाहिए। डाइट में भी कैल्शियम के लिए हम लोग लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करिए, लो फैट डाइट लीजिए, ये सब हम बताते हैं। हाई फाइबर लीजिए और आयरन। कई बार क्या होता है जैसे अनीमिया, उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी तो उसकी वजह से हमने हिस्टेरेक्टमी करी है, तो उनका जो ब्लड लॉस, उनका इतने समय से जो हीमोग्लोबिन, उनका बैंक जो है हीमोग्लोबिन का कम है, उसको भी हमको सप्लीमेंट करने के लिए आयरन की टैबलेट्स भी हम उनको एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, 2 to 3 मंथ्स के लिए। आखिरी क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी हो गया मतलब फीमेल का गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का मामला ख़त्म हो गया। क्या हम लोग हिस्टेरेक्टोमी के बाद पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में आने का एडवाइस करते हैं एवरी 6 मंथली, ईयरली, और क्यों करते हैं? डेफिनेटली, अगर बच्चेदानी निकाल दी है तो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भूल नहीं जाना है, क्योंकि बच्चेदानी एक अंग है, उसको हमने निकाल दिया है। लेकिन एज अ फीमेल आपकी जैसे जैसे एज हो रही है, टाइम टू टाइम आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि आपके एज ग्रुप के हिसाब से वो आपको काफ़ी कुछ गाइड करेंगे। खासतौर से सप्लीमेंट्स की हमने अभी बात करी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रोल होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का भी रोल होता है, प्लस आपकी एक्सरसाइज बॉडी की। अभी मैं हिस्टेरेक्टमी के बियॉन्ड बात कर रही हूँ कि आपकी एल्डर एज ग्रुप में जो आपको बॉडी वेस्टिंग होती है, मसल लॉस होना शुरू होता है, बोन लॉस होना शुरू होता है, उसके लिए आपको एज अप्रोप्रिएट वेट बियरिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वो हम गाइड करते हैं। साथ में अभी अभी एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है ब्रेस्ट, क्योंकि जब हमने हिस्टेरेक्टमी करी है तो आपका यूट्रस निकाला है, कई बार हम ओवरीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जो स्त्रियों में सबसे कॉमन कैंसर जो अभी देखने में आ रहा है वो ब्रेस्ट और ओवरी का भी रहता है। तो ब्रेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंडिया में केसेस
कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो ब्रेस्ट का खुद से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना, साल में एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के साथ कराना, और टाइम टू टाइम जो प्रोटोकॉल के हिसाब से मेमोग्राफी है वो आपकी हो रखी है कि नहीं उसके लिए अपने गाइडेंस लेना। प्लस अगर ओवरी प्रिजर्व्ड है तो साल में एक बार ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या एब्डोमिनल सोनोग्राफी या कभी कोई तकलीफ है तो ज़रूर से करना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि साल में एक बार वो आप जैसे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास से एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा लें अपना ओवरीज का चेकअप करवाने के लिए, अगर सर्विक्स नहीं निकाला है तो पैप स्मीयर करवा लें, निकाल दिया तो एक वॉल्ट स्मीयर करवा लें, वही टाइम पे आप उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर देंगे और ज़रूरत होगा तो मेमोग्राफी करेंगे, और कुछ बेसिक जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं साल में एक बार करने का और उसके साथ सप्लीमेंट्स, तो एक ही विजिट में सब हो जाएगा साल में एक बार में। एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि भले ही आपने बच्चेदानी निकाल दी है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो रही है और मेनोपॉज आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी सर्जिकल मेनोपॉज आ गया है। अगर ओवरीज काम कर रहेंगी तो उतने साल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेनोपॉजल एज के साथ मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है, कई बार वजन बढ़ने लगता है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अपने मेनोपॉज स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप ज़रूर साल में एक मुलाकात लें। आपने एक्सरसाइज की बात की, हिस्टेक्टोमी के बाद अगर फीमेल हिस्टेक्टोमी से पहले रूटीन वॉकिंग जॉगिंग एक्सरसाइज करती थी तो हिस्टेक्टोमी के बाद कब से स्टार्ट कर सकती है योगा कब से स्टार्ट कर सकते हैं? यह पूरी वीडियो में हम 6 वीक्स डेढ़ महीना की बात कर रहे हैं, लेकिन 6 वीक्स के बाद हम लोग ये 6 वीक्स के अंदर ही उनको अपना घर का नॉर्मल कामकाज, एक्टिव होना, मे बी वर्क प्लेस पे जाना आना हमने उनका चालू कर दिया है। 6 वीक्स के बाद वो अपना पहले सिंपल वॉकिंग से चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपके कितना साथ दे रही है, आपको कितना एनर्जेटिक लग रहा है, और सिंपल वॉकिंग आप 2 to 3 4 वीक्स के लिए चालू करिए। और एक बार आपकी जो पेट के टाँकों की रिकवरी अंदर अच्छी हो गई है उसके बाद आप माइल्ड एक्सरसाइजेस चालू करिए, और फिर ग्रेजुअली आप बाकी सब कोर एक्सरसाइजेस और बॉडी बिल्डिंग जो आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रॉपर गाइडेंस में ही चालू करना है। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।